अपना स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पे हम थे, मैंने ये डेरिवेशन आपको बताया था, ए बी सी वाला डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट, तो ये एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाला सेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया था। ये ई वाला पार्ट मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार। ये सेक्शन बहुत ही आसान है, इसमें कोई मतलब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल P T1 T2, तो उसका यूज करके आपको ये बताना था। ठीक है, जो ट्राइंगल, एक चीज मैं बस इसमें बता देता हूं आपको, एक सर्कल अगर मेरे पास है, ये एक सर्कल है, आपने एक पॉइंट लिया आउटसाइड पॉइंट, वहां से आपने क्या किया, दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, मान लेते हैं कि ये टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरा वाला टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ये सेंटर है आपका, तो यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर ये चीजें आपने बनाई है। ठीक है, तो चलिए, तो जो सर्कल इन तीनों से, ये T1 T2 वाला यही पार्ट है, ये T1 है, ये T2 है, मतलब यहां से लाइन आपकी पास कर रही है ना इन दोनों को ज्वाइन करती हुई, तो ये जो रहेगा ना, ये कॉन्साइक्लिक रहेगा। किसका? ये जो सर्कल रहेगा, इनसे पास होने वाला सर्कल, वो किससे भी पास करेगा भी? सेंटर से भी पास करेगा। तो अगर ये पॉइंट है, मैंने क्या लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट x1 y1, और सेंटर आपका -g-f है, ये x1 y1 है, और सेंटर आपका -g-f है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा P पॉइंट है। तो ये सर्कल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? x - x1 x, ये पूरा का पूरा किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये डायमीटर की तरह ही काम करेगा। रीजन क्या है? देखो, अगर ये डायमीटर है तभी तो ये यहां से भी तो सर्कल पास हो रहा है, और ये डायमीटर आपके सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, यहां भी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां से पास होने वाला डेफिनेटली यहां से भी पास करेगा। तो x - x1 प्लस इंटू एक्स प्लस जी प्लस डायमेट्रिक फॉर्म मैंने लगा दी, y - y1 टाइम्स ऑफ y प्लस में कितना हो गया, f इक्वल टू 0। ये मेरा कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल whose which is passing through P T1 T2 and whose diameter is P and O। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, यही चीज है यहाँ पे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? बोल सकते हो भाई, आप लोग बोलने की तो परमिशन दी हुई है। डन? बढ़े आगे? यस सर। चलिए, कौस्तुभ नहीं आया क्या आज? आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। सर एक बार वो इक्वेशन दिखा दो। थोड़ा जोर से बोलना बच्चे। सर एक बार वो इक्वेशन दिखा दो। कौन सी इक्वेशन? जो पहले अभी लिखी है? हाँ सर अभी। ठीक है, एक सेकंड देना यार, मैं आपका वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ, शायद आवाज, मेरी तरफ से तो आवाज पूरी है। ठीक है, डन सर। डन? चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। डन सर। डन? हाँ सर हो गया।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल पॉइंट है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों चेक करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा बेटा अगर बाई चांस ये कैसा पॉइंट हुआ, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ तो ही इसमें टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, अगर ये इंटरनल पॉइंट हुआ तो टेंजेंट नहीं बन पाएगी। एक्सटर्नल और इंटरनल किसके अंडर आते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट के। तो इसको उठा के सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, 4 इंटू 2, प्लस में कितना है 7। तो 1 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 12 प्लस 1 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपके पास में भाई 20 माइनस 2 इज कितना आ जाएगा आपके पास में 18 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, ये जो है ये आउटसाइड पॉइंट है। इनसाइड होता तो लेस देन 0 आता, तो दिस इज अ आउटसाइड पॉइंट। एक बार पता चल गया आउटसाइड पॉइंट है तो हमें पता चल गया हाँ भाई ये चीज हमेशा चेक करके देखनी होगी। बिल्कुल, वरना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सर वैसे ऐसे क्वेश्चन में दे देते हैं धोखे। धोखे मिल जाता है ना, तभी तो बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो बस मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, ये। तो इसका मतलब क्या अप्लाई करना है मेरे को, t इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा x1 इज 1, y1 की जगह पे कितना दे रखा है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x को कितने लिखेंगे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और 4 टाइम्स ऑफ y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कितना हो जाएगा भाई आपके पास में प्लस 7 इक्वल टू 0। जैसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटो पीटो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डन हो गया बेटा। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार है आप लोगों के लिए। सॉल्व कीजिए प्लीज। सर एक बार पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्या पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो सर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यही तो था। हाँ सर ठीक है, मेरी एक्स वाली टर्म नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहा था। क्या नहीं आ रही थी, एक्स वाला वेरिएबल नहीं आ रहा था सर इक्वेशन में। सॉल्व करो जल्दी। डन सर। डन, बाकी लोग हो गया सर। डन, बाकी लोग
चलिए टाइम हो जाता है, मैं बता देता हूँ. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square is equals to 12 at the point where it is met by the circle. तो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है. तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल. ये दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स. वो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. अब एक ये सर्कल है, दूसरा कोई और सर्कल है अपने पास में, ठीक है. तो चलो अलग अलग बना लेते हैं, छोटा बड़ा, इससे अपने कोई मतलब नहीं है. बड़ा छोटे से मतलब नहीं है अभी कोई, कौन सा बड़ा बनेगा कौन सा छोटा बनेगा, कितना रेडियस है, वो सब नहीं देखना अपने को. दूसरा वाला सर्कल कौन सा है, मान लेते दूसरा वाला सर्कल हो गया आपका ये. अब हमने क्या बोला, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल. ये है अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल, ठीक है. अब ये बोल रहा है किस पॉइंट पे, जहां पे ये इस सर्कल से मिलेंगे, ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स. कोई मुझे बताएगा कि क्या कहना चाहता है ये. सर दो सर्कल ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो जो दो पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सर्कल, मतलब जो दो उनके कॉमन पॉइंट्स है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 वाले सर्कल पे. और तो कोई बोलो बोलो तुषार, और कुछ बोलना चाहते हो बताओ. मेरे ख्याल से तो जो दूसरे सर्कल का सेंटर होगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए. दूसरे का सेंटर. हाँ सर. अच्छा, तो अभी सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अब आप हो चाहे मैं हूं, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आएगी कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो बेटा उसके लिए अभी मैं आपको एक फॉर्म सिखाऊंगा जिनसे हम क्या करेंगे, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस और रेडियस का कंपैरिजन करेंगे. वहां से मुझे पता चलेगा कि सेंटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहां तो इसने क्वेश्चन में दे दिया है, या इसने बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई मेरे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल ये दे रखा है ना, और दूसरा सर्कल ये दे रखा है. टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल. इस सर्कल पे टेंजेंट बना रखी है वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल. दूसरा सर्कल जहां पे इसको कट करेगा, तो मान लेते हैं ये वाला सर्कल ने यहां पे कट किया, ठीक है. तो यहां से क्या किया, इसने टेंजेंट ड्रॉ किया किस सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे. तो ये सर्कल कौन सा है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12. इस पे बनाई गई है टेंजेंट, ठीक है. तो ये हमने कुछ इस तरीके से टेंजेंट बना दी. ये देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये बना दिया है, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है. चलिए क्या देखो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब एक सर्कल पे तो ये टेंजेंट हो गया, और दूसरे सर्कल के मतलब दूसरे सर्कल का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है. अब मुझे काम करना है किस पे, तो तुम बोल रहे हो कि भैया इसका सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं होता है. आप एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से मैं क्या बना सकता हूं, ये चीज बना सकता हूं क्या, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सर्कल पे तो ये टेंजेंट बनाई गई है. मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है. या x1 कॉमा y1 आप ले सकते हो, मान लेते हैं x1 कॉमा y1 है, या h कॉमा k है, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है. x1 कॉमा y1, ठीक है. मैं बोल रहा हूं जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं वहां से मैंने एक लाइन पास कर दी. ये कॉमन कॉर्ड की तरह काम करेगी. ये चीज क्या कहलाएगी, कॉमन कॉर्ड. क्या कहलाएगी भाई, कॉमन कॉर्ड. तो ये हो गई कॉमन कॉर्ड, ठीक है. तो ये रेड वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की तरह काम कर रही है. इस सर्कल पे इस पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट बना दी. अब देखो ये कॉमन कॉर्ड की तरह काम कर रही है, और अगर आप ध्यान से देखें और आप देखें कि ये वाला जो सर्कल है आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला जो सर्कल दिया गया है,
ये वाले सर्कल पे अगर मैं इसको हटा भी दूं तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल है, उस पे एक आउटसाइड पॉइंट है, वहां से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की और जहां पे टेंजेंट इस सर्कल को मीट करेगा वहां से आपने लाइन पास कर दी। ये चीज किसके बराबर हो गई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर भी तो हो गई ना। तो यही सेम लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करेगा किस सर्कल पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 पे। यही सेम दो सर्कल दे रखा है तो दो सर्कल पे कॉमन कॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आप लोगों को अभी नहीं आती, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसमें से एक्स या वाई की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दीजिए, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के लाइन बना दीजिए। एक शॉर्टकट तरीका है, अगर मैं इसको मानूं एस और इस वाले सर्कल को मानूं कितना? एस डैश, तो एस माइनस एस डैश आपको कॉमन कॉर्ड देगा। मैं अभी सिखाऊंगा इसको, तो अभी यहाँ पे ये यूज हो रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्टली चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को मान ले अभी के लिए कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे बनती है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आती है? वो आती है एस माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तो s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आती है। पहले सर्कल में से दूसरे सर्कल को आप क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मैं यहां से निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसमें से आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, देखो x, आप बोलोगे सर इसमें से इसको करें या इसमें से इसको करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में से किसी को भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको सबट्रैक्ट किया तो देखो एक्स स्क्वायर को उड़ा देगा, वाई स्क्वायर को उड़ा देगा, बचा कितना? -5x प्लस 3y, यहां पे कितना हो गया? -2, -5x प्लस 3y, यहां से कितना आ गया? -2, और ये वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में? +12 इक्वल टू 0। तो -5x प्लस में कितना हो जाएगा? 3y, यहां से +10 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, s में से s डैश को सबट्रैक्ट कर दिया। दूसरा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड तो मुझे अचीव हो गई। ये वाली जो रेड, ये ग्रीन वाली लाइन है, ये इस सर्कल पे किसकी तरह का काम कर रही है? रेड वाली लाइन को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने में भी हेल्प कर रही है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 पे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया मैं निकालना चाहता हूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसके डेफिनेशन क्या है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई, उन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक लाइन बनाई गई है, तो वो मैं लगा दूंगा t इज इक्वल्स टू 0 एट x1, y1। तो आपने अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x(x1), वाई स्क्वायर का हो जाएगा y(y1) -12 इज इक्वल्स टू 0। यही तो होता है, एक्स स्क्वायर को लिख दिया जाता है x(x1), वाई स्क्वायर को लिख दिया जाता है y(y1) -12 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और ये मेरे पास में कितना चल रहा है? कॉमन कॉर्ड। और मैंने यहां पे लिख दिया है कॉमन कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों क्या है? बराबर है। तो बस बराबर कैसे करेंगे? अब दो लाइन को बराबर कैसे करेंगे? उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। अब आप बोलोगे सर कोफिशिएंट्स कंपेयर करना क्या चीज होता है? तो ध्यान से देखिए, ये मैंने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ y प्लस में कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ, कोफिशिएंट कंपेयर करना क्या होता है? मैं बताता हूं, देखो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये किसके बराबर है? ये मेरे पास किसके बराबर है? 2x प्लस 2y प्लस a इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे सर देखो a की वैल्यू क्या हो सकती है? ये 3 इज इक्वल्स टू a, सीधा 3 के बराबर हो सकता है क्या? मैं बोल रहा हूं ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं सर a की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा देखो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो एक भी कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप सीधे नहीं कह सकते कि a की वैल्यू 3 है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर फिर क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा बेटा रेशो लेना चाहिए, किसका? कोफिशिएंट्स का। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? a डिवाइडेड बाय कितने के बराबर? 3। तो देखो ये 2 इज इक्वल्स टू a बाय 3 है, इसका मतलब आप a बाय 3 को किसी के भी बराबर कर दो, इस 2 के बराबर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6।
मतलब a की वैल्यू अगर 6 डालोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, यहां से बस 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। सेम चीज यहां पे भी करनी है। अगर मैं बोल रहा हूं दोनों इक्वेशन बराबर है तो बस आपको कोफिशिएंट्स का क्या लेना पड़ेगा, रेशियो। x1 अपॉन कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में -12 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। x1 अपॉन -5, y1 अपॉन 3, -12 अपॉन 10, तो x1 कितना आ जाएगा आपके पास में, x1 इज इक्वल्स टू, ये इसे काटेगा -2 इसे कैंसिल करेगा तो 6 आ जाएगा। y1 के केस में कितना आ जाएगा भाई, y1 में ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इससे कटेगा नहीं, -36 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना, बस एक चीज चेक कर लेता हूं मैं, सही था ये, सही था। x1 अपॉन -5 करेक्ट है, y1 अपॉन 3 करेक्ट है, -12 अपॉन 10 करेक्ट है, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, कटा 6 बना दिया, सही है एकदम, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा, इसमें मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन बताया और साथ के साथ मैंने एक नई चीज में इंट्रोड्यूस कर दी। कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है। एक नई चीज में इंट्रोड्यूस कर दी मैंने कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए सर। यहां तक अगर कोई, हाँ बोलो। अगर हमें इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ना पता हो तो मतलब कोई और भी मेथड होता है इसका? समझ नहीं आ रहा, वापस बोलो बच्चे। तुषार, सर आ रही है आवाज? आ रही है, बताओ। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर हमें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ना पता हो तो कोई और मेथड भी होता है इसका? कॉमन कॉर्ड नहीं पता होगी तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी लड़के, कैसे? तभी तो तुम पेयर मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख पाओगे, अदरवाइज कैसे लिख पाओगे, हाँ सर, है ना, ठीक है, समझ गए। हाँ। सर एक बार रिपीट कर दो इसे। कौन सा, सर ये आंसर, कौन सा वाला बताओ जल्दी, जोर से बोलो। सर ये वाला आंसर रिपीट कर दो, कैसे आया? ये वाला या कौन सा वाला, मुझे वही तो पूछना है। क्या मुझे ये बताना है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड? सर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड से बता दो। अरे आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। क्या मुझे ये बताना है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड? यस सर, यस सर। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होती है, दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं सबसे पहले कॉमन कॉर्ड क्या हुई, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कॉर्ड पास होगी वो कॉमन कॉर्ड होती है। उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है मैंने आज पहली बार पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाकी लोगों को पढ़ा चुका हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहली बार पढ़ा है। तो मैंने बोला कि भैया मेरे पास एक सर्कल है s इज इक्वल टू 0, दूसरे सर्कल की इक्वेशन है s डैश इज इक्वल टू 0, तो s में से s डैश को निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है लड़के। तो ये इक्वेशन है s की, ये s डैश की, तो ये कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रेड वाली लाइन तो पास हो रही है, तो कॉमन कॉर्ड की तरह भी काम कर रही है। दूसरा मैंने आपको बताया, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कह दूं कि भैया ये जो सर्कल दे रखा है ना, ये सर्कल नहीं था यहाँ पे, नहीं है, मतलब ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये सॉलिड सर्कल बन गया s डैश। मतलब मैं बोल देता हूँ ये जो पॉइंट x1, y1 इस सर्कल पे पॉइंट हो, मतलब इस सर्कल पे जो दो टेंजेंट है वो जाके इंटरसेक्ट हो रही है, वही तो हो गया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी, अगर वो टेंजेंट इस सर्कल को जहां टच कर रही है वहां से आपने एक लाइन पास कर दी, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी होगी। सही बात नहीं है क्या निश्चल? यस सर। तो ये किसके बराबर होगी, कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई ये कॉमन कॉर्ड भी यही है, दो सर्कल के लिए, और एक सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम कर रही है। तो इस सर्कल पे मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म लगा दिया, t इज इक्वल टू 0, ये तो पता है ना तुमको? यस सर। है ना? तो मैंने बोला कि भैया ये मैंने पॉइंट माना हुआ था क्योंकि इसके मुझे x1, y1 तो निकालना था, तो मैंने लेट किया x1, y1, उस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लगाया, t इज इक्वल टू 0।
और दूसरा मैंने बोला एक सर्कल ये दूसरा सर्कल ये है, तो इसमें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। वहां से ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन क्यों किया गया, क्योंकि सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना दोनों, और मुझे x1 y1 चाहिए, तो बस कंपेयर करने का मतलब है कोएफिशिएंट्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कंपैरिजन आप तभी लगाते हो जब आपको क्या करना हो, दो सेम इक्वेशन दे रखी हो और उनके लिए आपको क्या निकालना हो, कोऑर्डिनेट निकालना हो। समझ गए? उनमें से किसी एक मतलब अननोन क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे इसमें x1 y1 अननोन क्वांटिटी, उनको आपको कैलकुलेट करना है। समझे या नहीं समझे? निश्चल नहीं आई बात समझ में बच्चे? तो अब मुझे डायरेक्ट पॉइंट बताओ किस जगह नहीं आई। आ गया सर, सब समझ में आ गया। आ गया, नोट कर लिया। और कोई डाउट पूछना चाहता है? बोलो। सर किस कंडीशन में ये जो पॉइंट है x1 y1 ये मतलब उसी के सेंटर पे होगा, मतलब लाई कर? अरे ये जरूरी नहीं है, ये तो एग्जैक्टली सेम रेडियस हो, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा हो, शॉर्टेस्ट सर्कल हो, बहुत सारी चीजें बनती है लड़के। तो ये चीज तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते किस केस में होगा, लेकिन निकालने का तरीका यही रहेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब देखो कुछ सर्टेन रिजल्ट्स होते हैं कि उन्हें हम बोल देते हैं कि हाँ इसमें तो होगा ही होगा, ठीक है, वैसा इस केस में कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। पैराबोला में तो हम बोल देंगे कि भाई ये जो लाइन है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अगर ये फोकस से पास कर जाएगी तो दूसरे डायरेक्ट्रिक्स पे जैसे जरूर पास करेगा, लेकिन बाकी सर्कल के केस में हम ये नहीं कह सकते। ओके, समझ गया। बढ़ो आगे, चलिए यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है। अपना कितना है, -36/10, मतलब आप काट सकते हैं 2 से, तो -18/5 आ जाए। चलिए हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। इस पे आएंगे बाद में, हेडिंग लिख लो बस, पहले मैं समझाऊंगा दूसरा फिर बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट। चलिए समझाते हैं पहले आपको। गिवन का मतलब फिक्स है, एक कॉर्ड की मुझे इक्वेशन चाहिए, ये वो कॉर्ड है, मान लेते हैं x1, y1। इस ये वो कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन चाहिए, ये x1, y1 से पास कर रही है। x1, y1 जो है वो मिडिल पॉइंट है, किसका, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट है कॉर्ड का। तो इसका मतलब है तुम्हें एक चीज याद होगी कि सेंटर से अगर मैं सेंटर ले रहा हूं, मैं 0,0 मतलब सर्कल ले रहा हूं मैं कुछ इस टाइप का, तो आपको ये बात याद होगी कि अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो किसी भी कॉर्ड के मिडिल पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। सेंटर से अगर मैं किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो कॉर्ड को दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कॉर्ड सिर्फ यहां से यहां तक की होती है, जो भी सर्कल के अंदर का पार्ट है, बाकी और कोई हिस्सा कॉर्ड नहीं होता है। तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया। तो आपको इक्वेशन किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है ओडी, तो स्लोप ऑफ ओडी कितना हो जाएगा आपके पास में, y1 - 0 अपॉन x1 - 0, तो y1 अपॉन x1। इसको मैंने बोल दिया कितना, m1, ठीक है। इसका स्लोप मैंने बोल दिया m2, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा आपके पास में, ab, AB स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, AB। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये m2 हुआ, निकालेंगे कैसे, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। तो m2 इज इक्वल्स टू, m1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, y1 अपॉन x1, तो -x1 अपॉन y1, ये हो गया m2।
ये हो गया स्लोप m2 का। पॉइंट कितना दे रखा है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितनी हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1, इसे कर लो मल्टीप्लाई, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ लेके जाएंगे तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 प्लस में कितना हो जाएगा y1, ठीक है। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1। अब मैं आपसे बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है x1 y1 वाला, ये दे रखा है x1 y1, ये यहाँ पे अंदर ये सर्कल पे नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ये चीज नहीं लगा सकता उसमें। मैं बस क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं x1 y1 माइनस a स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं कितना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये मेरा किसकी तरह काम हो जाएगा t, ये मेरा किसकी तरह काम हो जाएगा s1, तो t इज इक्वल्स टू कितने की तरह काम करेगा s1 की तरह। कितना हो जाएगा t इज इक्वल्स टू s1, तो x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कहलाएगा t। t कैसे, देखो अगर मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, तो अगर मैं इसे लिख रहा हूं कितने के बराबर माइनस ए कर दिया मैंने, तो t क्या है, t इज इक्वल्स टू 0 का यही तो मतलब है, x1 y1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर को x में लिख देंगे, y स्क्वायर को y1 लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, तो ये t हो गया, और ये कितना हो गया s1। मतलब अब मैंने आपका एक फॉर्म बना दिया, आपको हमेशा इतना लंबा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने देखा कि आपके पास में क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और आपको एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जिसका मिडिल पॉइंट दिया गया है, तो सीधे से आप बोलोगे जी t इज इक्वल्स टू s1 लगा दो, तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल्स टू s1, मतलब आप बोलोगे जी आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी, उसमें t क्या रिप्रेजेंट करेगा, t इज इक्वल्स टू 0 वाला, s1 मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेयर t का मतलब क्या है, x1 y1 माइनस a स्क्वायर, ये आपका t को रिप्रेजेंट करेगा, t इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म से आया ये, और s1 का मतलब हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब आप बोलोगे सर ये तो आपने छोटा सर्कल लिया था, अगर कोई सेकेंड डिग्री का सर्कल होता मेरे पास, सेकेंड डिग्री तो सब कुछ ही होता है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन मान लेते, ये होती स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो भी मैं t इज इक्वल्स टू s1 अप्लाई करता क्या, मैं बोलता बिल्कुल, अगर मेरे पास मिडिल पॉइंट, गिवन मिडिल पॉइंट है, तो t कितना हो जाएगा आपके पास में x1 y1 2g इज इक्वल्स टू s1 है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, ये लो, ये अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है विद गिवन मिडिल पॉइंट। बताइए कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। अगर कोई दिक्कत है किसी अरे को एक बार तो पीछे कर दो, क्या, एक बार पीछे कर दो। सर हमने ये माइनस ए स्क्वायर इसलिए किया ताकि t इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आ जाए। क्या
सर हमने -a² इसलिए किया है ताकि t इज इक्वल टू 0 हाँ, वाली फॉर्म आ जाए। -a² करने का एक ही रीजन है, ताकि हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए, t इज इक्वल टू s1 आ जाए। ये डेरिवेशन का पार्ट है ना, ये तो डेरिवेशन का पार्ट है, समझे? बड़े आगे। हाँ सर, एक बार नेक्स्ट पेज ही दिखा दो। बड़े आगे। सर एक बार पीछे वाला दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। यस सर। चलिए क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व करके इक्वेशन निकालना। डन सर। डन सर। बढ़िया। चलिए आसान है यार, ऐसा तो कुछ टफ टास्क इसमें है नहीं, सीधा सीधा है, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना। आपने क्या बोला, t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दूं सीधा सीधा? देखो ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे रखा है, मिडिल पॉइंट भी दे रखा है, तो t इज इक्वल्स टू s1 आपको अप्लाई करना है, x1 y1 ये दे रखा है। t कितना हो जाएगा आपका, x इंटू 1 y इंटू -1, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 टाइम्स ऑफ y minus 1 divided by 2,
माइनस कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 6 टाइम्स ऑफ 1 8 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 11। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को इसमें? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें ए स्क्वायर माइनस नहीं होएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है ना, वो सर्कल कौन सा था? वो छोटा था लड़के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर था, वो डेरिवेशन के लिए था। देखो ये वाला, ये सर्कल इस फॉर्म में मिला हुआ है ना आपको, ये वाला सर्कल देखो तो। यस सर। तो सीधा अप्लाई करो ना, t इज इक्वल्स टू s1। तुमको ये नहीं सोचना है, जब मैंने यहाँ पे बताया नीचे तो मैंने ये तो बताया सीधा t इज इक्वल्स टू s1। अब तुम्हें सर्कल मिला होता कैसा, मान लेते एग्जांपल के तौर पे तुम्हें सर्कल ऐसा मिला होता, क्या लिया एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मिला हुआ है, ठीक है। पॉइंट है 3,2 तुम्हारे पास में, पॉइंट है 3,2, सॉरी ये तो इंटरनल नहीं हुआ, 1,1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1,1 पॉइंट लिया तुमने, ये इंटरनल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है मान लेते, तो उससे आपको कॉर्ड निकालनी है। तो तुम क्या लगाओगे, t इज इक्वल्स टू s1 लगाएंगे, तो t कितना हुआ आपका x x1 y y1। अब x1 की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे कितनी हो गई 1, y1 की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये भी 1 इंटू ये भी 1 -4 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 ये कट गया, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ये लो सीधी इक्वेशन आ गई। सेम काम यहाँ पे भी तो करना है। क्या मैंने यहाँ पे कुछ a स्क्वायर अलग से लाके सब्ट्रैक्ट किया? क्या नहीं, अलग से कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है वही यूज करना है। समझ गए लड़के? यस सर। देखो ये रखा आंसर, ये पहला मेथड जो जिससे मैंने प्रूफ कराया था वो ये मेथड था, और डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करो t इज इक्वल्स टू s1, उससे भी सेम ही आंसर आ रहा है। डन है, बड़े आगे, बड़े आगे। यस सर। चलिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल ऐसा दे रखा है। अब ये 2 कौन से सर्कल्स की बात कर रहे हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट आपको सर्कल पे मिले हो तो। चलिए, पैरामेट्रिक पॉइंट अगर आपको सर्कल पे मिले हैं तो उनके बारे में बात कर रहा है। जैसे अब मैं बोलता हूं आपसे, देखो एक सर्कल मेरा ये है, इस टाइप का सर्कल है यार ये, ठीक है, ये सर्कल है। हमने बोला एक पॉइंट मुझे मिला 30 डिग्री पे, दूसरा पॉइंट मुझे कहीं और मिला, तो एक पॉइंट मुझे मिला 30 डिग्री पे, मान लेते हैं 30 डिग्री का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मुझे 60 डिग्री पे मिला, तो क्या तुम निकाल सकते हो क्या? मैं बस आपसे ये पूछूंगा सर्कल कौन सा है? आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो बोलूंगा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? ये 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कौन से होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस सर्कल के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भैया? x की जगह आ जाएगा a cos थीटा, y की जगह आ जाएगा a sin थीटा। तो बस आपने क्या किया, a cos थीटा a sin थीटा लिया, तो थीटा की जगह अगर मैं 30 डाल दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया a cos 30 डिग्री कॉमा a sin 30 डिग्री। ऐसे ही अगर मैंने थीटा की जगह 60 डाल दिया तो a cos 60 डिग्री a sin 60 डिग्री, ठीक है। अब ये मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। अब आपसे अगर मैं बोल दूं ये 2 पॉइंट का यूज करके भैया 2 अलग पॉइंट मिल गए ना, जो कॉर्ड बन सकती है वो निकाल दो, तो आप क्या करोगे? ये मिल गया, ये मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से कॉर्ड मतलब एक लाइन की इक्वेशन ही तो लिखनी है, समझे या नहीं समझे? बोलो, इसमें क्या होगा? सीधा सीधा सा फंडा है। अब उसने क्या बोला, अगर मैं ये P पॉइंट को लिखना चाहूं तो P 30 डिग्री लिख सकता हूं मैं, और इसे मैं अगर Q पॉइंट मानूं तो इसे 60 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब P 30 का मतलब ही है कि उसने एंगल दे रखा है आपको, Q 60 का मतलब ही उसने एंगल दे रखा है आपको। बस इतना सा टास्क आपको यहाँ पे लगाना है। तो P अल्फा और Q बीटा आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एक पॉइंट हो जाएगा सर्कल पे a cos अल्फा,
ए साइन अल्फा, ये कितना है ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। अब मुझे अगर कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी होगी तो मुझे सबसे पहले स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू। वो कितना हो जाएगा ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा। ए ने सब उड़ा दिया, ये आ गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये स्लोप आ गया। अब मैं इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी से एक फैक्टर कैंसिल कर दूंगा, वो मेरा स्लोप हो गया। कोई भी पॉइंट यूज करो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी y माइनस ए, मान लेते पहला पॉइंट यूज कर लिया ए साइन अल्फा, यहाँ पे स्लोप डालो कितना है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा टाइम्स ऑफ x माइनस ए कॉस अल्फा। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई, बस बात खत्म। डन, समझ आया? सर ये आ गया, एक बार ये ना पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर समझ दिखा गया, दोगे? जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिखा दोगे? अरे यार तुम पिछले पे पढ़े हो, ये तो समझ लेते। ये लो आंसर। हाँ सर गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? सर इसमें लास्ट में जो -1 दिया है ना, मेरा -12 आ रहा है। तो मिस्टेक कर रहे होगे लड़के तुम कुछ। -11 तो सीधा कट जाएगा, -11 से कटेगा तो 12 आने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। -11 सीधा कट जाएगा, तुम्हारा -12 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि तुम -11 काट नहीं रहे होगे शायद। ये वाले हिस्से को चेक करो, आ जाएगा आंसर। फोटो ले लो। हाँ भाई, ये समझ में आया? तो देखो ये यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूला जब तुम इसमें अप्लाई करोगे ना तो ये काट देगा। एक फैक्टर इधर मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर इधर मल्टीप्लाई करोगे, हाफ एंगल लगाओगे, ये आ जाएगा। हमें इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है। क्या मतलब है हमको? ये प्रोसेस से। इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करने से मतलब है। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अरे बताओ, नहीं है? चलिए क्वेश्चन सर लिखिए। सर एक बार ये एमपीक्यू वाला दोबारा बता दो। क्या? सर ये लास्ट सेकंड स्टेप है ना, यहाँ से दोबारा। स्लोप से ना यस सर। बेटा, स्लोप से कैसे? देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया स्लोप। सर ये आपने पॉइंट्स कैसे लिए? क्या कैसे लिए? पॉइंट्स। पॉइंट जैसे मैंने 30 डिग्री लिया था ना, तो अल्फा की जगह 30 डिग्री है, बीटा की जगह 60 डिग्री है। समझी? तो उसमें मैं क्या कर दे रहा था, थीटा में क्या डाल देता था, 30 या 60 डाल देता था। ऐसे यहाँ अल्फा है तो मैंने अल्फा डाल दिया, बीटा है तो मैंने बीटा डाल दिया। ओके सर। है ना? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसमें देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining the point P 30 degree and Q 120 degree on the circle x square plus y square is equals to 4. ट्राई करो।
सॉल्व करो। डन सर। डन। बोलो भाई डन। यस सर। देखो भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ इसके कैसे आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से ये सर्कल ऐसा है, थर्टी डिग्री यहां पे मिल रहा है या और नीचे कहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो आप बोल सकते हैं 2 cos 30 डिग्री 2 sin कितना यूज कर लेंगे 30 डिग्री, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 cos। अब मैंने बोला है कि कितना है 120 है ना, तो 2 cos 120 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 2 sin 120 डिग्री। यहां से पॉइंट निकाल लो, ये दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दो, वो कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको निकालने की कोशिश करूं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, P पॉइंट आपके पास में कितना हो जाएगा 30 डिग्री कितना होता है cos 30 डिग्री आपका √3/2, तो ये √3 हो गया। sin 31/2 तो ये कॉमा 1 हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट √3, 1। इस पॉइंट की बात करेंगे, cos 120 डिग्री का मतलब है 180 माइनस 60, मतलब नेगेटिव -60। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, Q पॉइंट आ जाएगा यहां से 2 इंटू -1/2, तो मतलब -1, कॉमा 120 का मतलब है साइन कितना हो जाएगा आपके पास में, बताओ जरा, √3/2। 60 पॉजिटिव आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। दो पॉइंट मिल गए, स्लोप बताओ कितना आ जाएगा। स्लोप देखो √3 माइनस, तो ये m है √3 -1 अपॉन -1 माइनस √3, ये आपके पास में स्लोप है, कोई भी पॉइंट यूज कर लो। y -1 इज इक्वल्स टू √3 -1 अपॉन -1 माइनस √3 x माइनस √3। ये इक्वेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? तो आप चाहोगे तो ये वाला भी यूज करके कर सकते हैं ना, कोई सा भी यूज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आया समझ में? यस सर। भाई बड़ू आ गए? यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ बोलो बेटा। चलिए, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, वहां से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास मान लेते एक सर्कल है। सर्कल कितना है, ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो बनाते नहीं, सिर्फ इक्वेशन देते हैं आपको। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दूसरा सर्कल है मेरा x माइनस 8 उसका स्क्वायर, y माइनस 0 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास में आ रहा है 4। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि भैया ये दो सर्कल एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, या एक के अंदर दूसरा आएगा,
इस पे मुझे कमेंट पास करना है, क्योंकि उनके बेसिस पे मैं ये बताऊंगा कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट वाले पे बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या ये सर्कल इंटरसेक्टिंग होंगे, टच करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे? अरे दूसरी इक्वेशन क्या x-8 है? x-8 उसका स्क्वायर प्लस y-0 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे। यस सर। और कोई? शायद इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और कोई? सर ये दोनों सर्कल इक्वल साइज के होंगे। क्या? दोनों सर्कल इक्वल साइज के होंगे। दोनों सर्कल इक्वल साइज के होंगे सर। इक्वल साइज के होंगे, तो इक्वल साइज वाले इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्या? सर कर सकते हैं। सर ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या? 1 पॉइंट पे। टच करेंगे, कविता बोल रही है, आज अभी बोल रही है 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब टच करेंगे। यस सर। चलो एक बार इसको बना लेते हैं, ठीक है। पहला ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इस टाइप का सर्कल रहेगा। अगला देखो, ये कितना आ रहा है, सेंटर कितना है इसका? 8,0। 8 कहां मिलेगा? 0 से तो काफी दूर मिलेगा। 0,0 से काफी दूर मिलेगा। रेडियस कितना है? ये 2 का स्क्वायर, तो रेडियस अभी भी 2 है, मतलब 6 जाएगा इधर, 10 जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6,0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 10,0। तो अब ध्यान से देखो, ये सर्कल और ये सर्कल, ऑब्वियसली रेडियस सेम है तो इक्वल साइज के होंगे, लेकिन अब यहां पे ध्यान से देखिए, ना ये टच करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे, ये बहुत दूर से पास करेंगे। तो अब आपके दिमाग में, निकिता ने सही आंसर दिया था, अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर मैं कैसे पता लगाऊं ये टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या क्या करेगा? ठीक है, तो क्या हर बार मुझे इसी तरीके से प्लॉट करके देखना पड़ेगा क्या? नहीं, हर बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा भाई। आप ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल में यहां पे देखो, इसका सेंटर कितना चल रहा है? 0,0। इसका सेंटर कितना है? 8,0। तो अगर इसको C1 बोल रहा हूं, इसको C2 बोल रहा हूं, तो सेंटर C1 C2 की रेडियस डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए कितना हो जाएगा? 8 यूनिट ही होएगा भाई। 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 8 हो गया। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस R1 बोल देता हूं, इसकी रेडियस में R2 बोल देता हूं। इसमें भी 2 रेडियस है, इसमें भी 2 रेडियस है, तो R1 प्लस R2 बताइए कितना हो जाएगा? 4। तो अगर C1 C2, आप ध्यान से देखिए, 8 R1 प्लस R2 से बड़ा आ रहा है, ऑब्वियसली बड़ा हो जाए R1 प्लस R2 से, तो दो सर्कल एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो 8 आपका बड़ा आ रहा है किससे? 4 से, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो C1 C2 अगर आपका बड़ा हो गया R1 प्लस R2 से, तो दो सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर C1 C2 इक्वल हो जाता R1 R2 के, मतलब 8 इज इक्वल्स टू 8 आ जाता, तो ये टच कर जाते। तो ये सारे के सारे केसेस मुझे आपको बताने हैं। तो पहला केस लिखिए, सर
बोलो। तो C1 C2 ये डिस्टेंस है ना हाँ, C1 C2 डिस्टेंस है। सेंटर का। देखो ना, C1 से C2 की डिस्टेंस ही तो निकाली आपने, और क्या निकाला? नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। है ना? तो पहला केस ये है कि दो सर्कल अलग अलग हैं, तो कैसे पता चलेगा दोनों ना इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे? C1 C2 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए R1 प्लस R2 से। अब देखो ना, ये टच कर रहे हैं ना ये कट कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की। अब कॉमन टेंजेंट वर्ड क्या होता है? कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है कि दोनों सर्कल पे क्या होनी चाहिए? टेंजेंट। तो जो सर्कल, मतलब जो दो सर्कल कभी टच या कट नहीं करते, उन पे क्या होती है? 4 कॉमन टेंजेंट्स मिल सकती हैं। ये और 2 इस तरीके से। ठीक है, ये 4 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी। इसकी देखिए, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती है। ये है डायरेक्ट और ये वाली कहलाती है ट्रांसवर्स। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, फटाफट बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसकी, उसमें हम घुसेंगे इसकी डिटेलिंग में। अभी हम डिटेलिंग पे बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इंटरसेक्ट ना करने की कंडीशन क्या है? ये कि C1 C2 बड़ा होना चाहिए R1 प्लस R2 से। तो ऐसे केस में मेरे पास टोटल 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होंगी, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स। अब हम इसकी डिटेलिंग पे घुसेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये निकाल कैसे सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा, तो उसकी डिटेलिंग पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है।